एक्सरसाइज 11.3 में कोई डाउट है तो बोलिए बेटा। नो सर। कोई डाउट नहीं है किसी को बेटा? और देख लीजिए बेटा, किसी को कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। सर आपने मिसलेनियस के क्वेश्चंस दिए थे सर, उनमें है हाँ, उसमें बताइए क्या डाउट है सर। यस सर, 5th और 7th। 5th और 7th। मिसलेनियस 11 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। A rod of length 12 centimeter moves with its end always touching the coordinate axis। ये दोनों coordinate axis हैं इस तरह से, ये x है और ये y। ये रॉड हो गई AB, इसकी लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो जो AB रॉड है उसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर गिवन है। And its ends always touching the coordinate axis। और इसके जो एंड है वो हमेशा coordinate axis को टच करते हैं। Determine the equation of the locus of a point P on the rod which is 3 centimeter from the end in contact with the axis। देखिए x एक्सिस पे जो पॉइंट है, जो एंड x एक्सिस के कांटेक्ट है उससे 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है। तो अगर ये वाली डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर होगी, टोटल डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है, तो ये 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। पी पॉइंट का लोकस पूछा। लोकस मतलब कि पॉइंट कैसे मूव करेगा। कैसे मूव करेगा मतलब इसकी इक्वेशन, इसके ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन। तो ट्रेजेक्टरी की जो इक्वेशन है वो एक्स वाई का लोकस बताएगा। तो जैसे जैसे आप इसको रॉड को मूव करोगे, ए बी पॉइंट को सपोज करोगे आपने यहाँ पे रॉड को रख दिया, तो पी पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। तो पी पॉइंट कैसे चलेगा वो उसकी इक्वेशन से पता लगेगा। तो पी के लोकस का मतलब है एक्स और वाई का रिलेशन। तो लोकस ऑफ पी को समझिए, लोकस ऑफ पी क्या है। ये है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो हमें ये जो सिचुएशन दी हुई है, इससे एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन निकालना है। जो रिलेशन आएगा वो इसका लोकस होगा। तो आप देखिए कि इसको रिलेट करने के लिए हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ये पी एम हो गया, इधर से एक परपेंडिकुलर डाला है बाई एक्सिस, ये पी एन हो। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये तो एक्स हो जाएगी और ये वाली डिस्टेंस वाई हो जाएगी। एक्स और वाई को रिलेट करने के लिए हमने ये वाले एम कर लिया, ये थीटा है। तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दी हुई है। तो पी और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो 9 सेंटीमीटर। थीटा यहाँ पे पैरामीटर है, यानी कि वो वेरिएबल है जिसको हमने अज्यूम किया है एक्स और वाई को रिलेट करने के लिए। तो थीटा की हेल्प से हम एक्स और वाई में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे और फाइनली थीटा को एलिमिनेट कर देंगे। तो इस वाले ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल बीपीएन, इस वाले ट्रायंगल में देखो, तो हम इन तीनों को रिलेट कर सकते हैं cos थीटा। cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइट, यानी कि x अपॉन 9। इसी तरह से इस वाले ट्रायंगल में देखिए तो sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये y अपॉन 3 होगा। अब थीटा को एलिमिनेट करने के लिए cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू आपके पास है। आप जैसे ही थीटा को एलिमिनेट करोगे x और y का रिलेशन बन जाएगा। तो cos थीटा और sin थीटा के बीच में रिलेशनशिप होता है sin स्क्वायर थीटा
cos square theta plus sin square theta is equal to 1. तो cos theta की वैल्यू डाल दीजिए x by 9 और sin theta की वैल्यू डाल दीजिए y by 3 is equal to 1. तो ये हो गया x square by 81 plus y square by 9 is equal to 1. और ये किसकी इक्वेशन है? x square by a square plus y square by b square is equal to 1, which is an equation of ellipse. तो ये एक इलिप्स की इक्वेशन है. तो ये जो p मूव करेगा ये एक इलिप्स के ऊपर मूव करेगा, मतलब p की ट्रेजेक्टरी कुछ इस तरह से बनेगी इलिप्स की तरह. तो लोकस कभी भी आए, लोकस के लिए आपको क्या करना है, जिस भी पॉइंट का लोकस आपको फाइंड करना है उस पॉइंट को x, y अज्यूम कर लीजिए और फिर जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर दी हुई है उससे x और y में आपको एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है. x और y जो रिलेशनशिप है वो उस पॉइंट के लोकस को बताएगा. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. A man running a race course notes that some of the distances from the two flag posts from him is always 10 मीटर. तो देखिए जैसे दो फ्लैग पोस्ट, एक ये फ्लैग पोस्ट है F1 और ये फ्लैग पोस्ट है F2. कोई आदमी है जो एक रेस कोर्स को में रन कर रहा है और वो देखता है कि उससे इन दोनों का जो डिस्टेंसेस का सम है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है. तो ये P जो है, ये आदमी जो रेस कोर्स में रन कर रहा है वो ये फील करता है कि उसका दोनों पोस्ट से जो डिस्टेंसेस का सम है वो कांस्टेंट बना रहता है. यानी कि Pf1 प्लस Pf2 कितना दिया हुआ है? 10 मीटर, ऑलवेज 10 मीटर और ये कांस्टेंट है. दिस इज डेफिनेशन ऑफ इलिप्स. इलिप्स की डेफिनेशन नंबर 2 है. उसमें आपको बताया था कि द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज द कांस्टेंट एंड इक्वल टू मेजर एक्सिस. तो एक वेरिएबल पॉइंट से अगर दो फिक्स पॉइंट का डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट रहता है तो वो इलिप्स को डिनोट करेगा, मतलब इसका जो लोकस है वो एक इलिप्स की इक्वेशन बनाएगा. और ये किसके इक्वल होता है? ये 2a के इक्वल होता है. दिस इज इक्वल टू 2a. तो 2a 10 मीटर हो गया. ये डेफिनेशन है इलिप्स की, डेफिनेशन ऑफ इलिप्स. तो इससे आपको a की वैल्यू मिल जाएगी. a हो जाएगा 5 मीटर. उसमें जो F1 और F2 जो फिक्स पॉइंट्स है ये दोनों फिक्स पॉइंट फोकस को डिनोट करते हैं और उसके बीच में आपको सेंटर मिलता है. इसमें दूसरी कंडीशन दी हुई है कि डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग, आपको बीच में जो डिस्टेंस दी हुई है F1 और F2 के बीच में 8 मीटर. तो सेंटर से एक फ्लैग पोस्ट की डिस्टेंस c होती है, मतलब एक फिक्स पॉइंट की और दूसरे फिक्स पॉइंट की भी डिस्टेंस c होती है. तो दोनों फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2c के इक्वल हो गया. तो c की वैल्यू हो गई 4 मीटर. फिर से समझ लीजिए, ये जो पॉइंट है अगर दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम एक कांस्टेंट आता है तो वो एक इलिप्स की डेफिनेशन है. यानी कि जो p पॉइंट का लोकस है वो एक इलिप्स होगा और जो फिक्स पॉइंट्स हैं वो इलिप्स के फोकस को डिनोट करते हैं. तो ये F1 और F2 इलिप्स के फोकस होगा. फोकस का जो मिड पॉइंट होता है, इन दोनों फोकस का जो मिड पॉइंट होगा वो सेंटर होगा. सेंटर से दोनों फोकस की डिस्टेंस इक्वल होती है और c के बराबर होता है. तो इसलिए दोनों फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो 2c के इक्वल होगी और 2c इसमें 8 मीटर दिया हुआ है, इसलिए c की वैल्यू 4 मीटर आ गई. अब हमें इसका इक्वेशन बताना है, मतलब इसका लोकस बताना है. तो लोकस की जो इक्वेशन होगी, लोकस ऑफ p is x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. ये इसका लोकस होगा. तो a की वैल्यू तो हमें पता है, c की वैल्यू पता है, b की वैल्यू नहीं पता है.
ए बी सी का रिलेशन होता है। नाउ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू 5 हो गई, बी स्क्वायर प्लस ये 4 स्क्वायर हो गया, तो बी स्क्वायर हो गया 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 9 हो। इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये 9 हो गया, इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये वेरिएबल पॉइंट का लोकस हो गया। सर इसमें हमें ये कैसे पता चलेगा कि ए स्क्वायर एक्स के नीचे ही आएगा? सर मतलब इलिप्स वाई एक्सिस पे भी तो बन सकता है। हाँ, वो एक्सिस तो आप डिसाइड करोगे बेटा, ये इसमें एक्सेस नहीं दिए हुए हैं तो आपकी मर्जी है, जैसे चाहे वैसे बना दीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें पोजीशन नहीं दी हुई है, एक्स और वाई नहीं, वाई एक्सिस पे बनाना चाहते हो तो उस पे भी बन जाएगा। ओके सर। ठीक है, क्योंकि जो एक्सेस है वो इसमें गिवन नहीं है, आपको एक्सेस जैसे बनाने वैसे बना दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सर एक कैलकुलेशन में डाउट था फोर्थ क्वेश्चन में। बोलो बेटा, कौन से क्वेश्चन में? सर फोर्थ में मतलब सर सिर्फ एक कैलकुलेशन में डाउट था। y सर मेरा y स्क्वायर इक्वल टू 2.4375 आ गया था। हाँ हाँ, सर उसके बाद y की वैल्यू उसको सर मेरे से स्क्वायर रूट मेरी हो नहीं रही थी सर सही। सर एक बार आप करके दिखा दो। 2.3457। सर 2.4375। ठीक है, बता दो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले। 2.4375 इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, तो डेसिमल से पेयरिंग करते हैं। डेसिमल के राइट साइड में पेयर करते हैं, डेसिमल के लेफ्ट साइड में पेयर करते हैं। ये 2 है तो 1 1 जा 1 हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 1, और फिर पेयर कैरी करते हैं, तो एक पेयर कैरी कर लेंगे, डेसिमल को जैसे ही क्रॉस करेंगे डेसिमल लगाएंगे, फिर इसका डबल यहाँ पे लिखेंगे, 2 यहाँ पे आएगा, फिर जो नंबर यहाँ पे लिखेंगे वही नंबर यहाँ पे लिखेंगे। 26 6 जा 136, ये 7 बचेगा, फिर एक पेयर कैरी करेंगे 75, फिर इसका डबल लिख देंगे, 16 का डबल 32 हो जाएगा, 32 सर 25 इंटू 5 नहीं होगा सर? 26 इंटू 6 तो 156 हो जाएगा। ठीक है, 25 आएगा, 25 5 जा कितना हो जाएगा 125, तो 18 बचेगा, और फिर 75, इसका डबल हो जाएगा 36 जा, तो 1.56 आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा अंडर रूट 2.4375 इज इक्वल टू 1.56। ओके सर। ठीक है बेटा, अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है हाइपरबोला। हाइपरबोला और एलिप्स में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, फॉर्मूले काफी कुछ मैच करते हैं, एक ही जैसे क्वेश्चंस हैं। हाइपरबोला में एक सेंटर होता है, अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में जो सेंटर होता है वो ओरिजिन पे होता है 0,0, और इसमें दो ओपन कर्व होते हैं, एक राइट हैंड साइड में होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड में होता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम हाइपरबोला, दो फिक्स लाइन होती है, इसमें दो फिक्स फोकस है 1 और दूसरा डायरेक्ट फिक्स इसके वर्टेक्स के अंदर होती है, ये वर्टेक्स होगा ए और एक वर्टेक्स हो गया ए डैश, ये डायरेक्ट फिक्स।
दो डायरेक्ट्रिसेस होती है जो सेंटर और वर्टेक्स के बीच में रहती है। इसमें ये जो डिस्टेंस है ए डैश, इसको बोलते हैं ए डैश इज इक्वल टू ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस। इसकी लेंथ 2a के इक्वल होती है और एक इसमें होता है कॉन्जुगेट एक्सिस, उसकी लेंथ 2b के इक्वल होती है। कॉन्जुगेट एक्सिस इमेजिनरी है, कॉन्जुगेट एक्सिस इसमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है, तो सिर्फ ट्रांसवर्स एक्सिस होगा। अब देखिए मेजर और माइनर वर्ड इसमें यूज नहीं कर रहे हैं, यानी कि इसमें ए और बी में बड़े छोटे का रिलेशन नहीं है, ठीक है, तो ए और बी में कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है। इसके ऊपर ये और ये मिला के, दोनों मिला के हाइपरबोला बनता है। अगर इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लेते हैं, जैसे सपोज करो हमने इसके ऊपर एक पी पॉइंट ले लिया, तो पी से इसकी फोकस की डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस का रेशियो, डेफिनेशन नंबर 1, पीएफ अपॉन पीएल, पीएफ अपॉन पीएल, ये इसेंट्रिसिटी होता है और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। एलिप्स में ये रेशियो 1 से छोटा होता था, लेकिन हाइपरबोला में ये रेशियो 1 से ज्यादा होता है। डेफिनेशन नंबर 2, इसका एक फोकस से डिस्टेंस और दूसरे फोकस से डिस्टेंस का रेशियो, एक फोकस से डिस्टेंस और दूसरे फोकस से डिस्टेंसेस का डिफरेंस। एक तो दूर वाले फोकस का डिस्टेंस लेंगे और नजदीक वाले फोकस का डिस्टेंस लेंगे, और इन दोनों का जो माइनस करके आएगा रिजल्ट वो 2a के इक्वल होगा, यानी कि ट्रांसवर्स एक्सिस के इक्वल होगा। तो इसमें डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। तो हाइपरबोला में सब कांस्टेंट होता है और इसमें डिफरेंस कांस्टेंट होता है। इसकी इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। a स्क्वायर और b स्क्वायर में बड़े छोटे का रिलेशन नहीं होता, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव होगा तो एक्स एक्सिस पे हाइपरबोला बनेगा, और अगर वाई स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव होगा तो फिर वाई एक्सिस पे हाइपरबोला बनेगा। इससे फोकस की डिस्टेंस ये सी और ये वाली जो डिस्टेंस है ये ए है, बी में बी का नहीं पता लगता कि बी कहां पे। ए बी और सी में क्या रिलेशन होता है? रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। उसमें क्या होता था सी से, और इसमें सी बड़ा होता है ए से, तो सी की वैल्यू ए से ज्यादा होती है, इसलिए इसमें जो रिलेशन बनता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। रिलेशन बिटवीन ए एंड सी, रिलेशन बिटवीन सेम रहता है, C इज इक्वल टू ए इंटू ई के बराबर हो, और इसेंट्रिसिटी अगर निकालोगे तो वही रिलेशन आएगा, E इज इक्वल टू C बाई ए। ये हाइपरबोला, ये लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ L डैश, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, सेम रहती है, L डैश 2 इंटू बी स्क्वायर बाई ए के इक्वल रहेगा, तो ये 2b स्क्वायर बाई ए के इक्वल ही रहता है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी सेम रहती है, x इज इक्वल टू a बाई ई, और ये जो दूसरी डायरेक्ट्रिक्स है इक्वेशन इक्वल टू माइनस a बाई ई। फोकस के कोऑर्डिनेट सेम रहते हैं, 0 c,0 और माइनस c,0। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इलिप्स के, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, एक तो यहाँ पे डिफरेंस आता है, माइनस हो जाता है, ये भी माइनस हो जाता है, ई से बड़ा है,
ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि सी ए से बड़ा है तो इसमें रिलेशन आता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ सेम है, ई इज इक्वल टू सी बाई ए सेम है, और ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन सेम है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाइपरबोला की दूसरी टाइप है ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस इज ऑन वाई एक्सिस। तो अगर ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस पे होगा तो कैसे बनेगी? ये हाइपरबोला कैसे बनेगी? ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, ये फोकस F1 और F2, लेकिन इक्वेशन में x और y बदल जाएंगे। ये यहाँ पे y आ जाएगा और यहाँ पे x आ जाएगा। इसमें x y नहीं है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें भी x y नहीं है, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें x y नहीं है, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फोकस के कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे 0,c और 0,-c। वर्टिसेस के चेंज हो जाएंगे 0,-, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y is equal to a by e, और यहाँ भी y is equal to minus a by e। बाकी सब सेम रहेगा। तो y और x जहां जहां पे है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में बड़े छोटे का फर्क नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव का। अगर वाई स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव है तो ये बनेगा वाई एक्सिस पे, और एक्स स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव होगा तो बनेगा एक्स एक्सिस पे। अभी कुछ क्वेश्चन ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 14। 11.4 के लिए ये दो क्वेश्चन ट्राई करिए। 14। अच्छा, एक चीज और पूछनी थी मुझे, आपके सिलेबस में जो हाफ ईयरली का सिलेबस है, जितना भी पढ़ा दिया उससे अलग और किसी का कोई चैप्टर आने वाला है क्या? सर थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है। तो हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री करेंगे इसके बाद, और फिर बंद कर देंगे, फिर रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री करने के बाद फिर रिवीजन करेंगे। आप बता दीजिएगा कौन कौन से चैप्टर में रिवाइज करा दूं आप। ये दो क्वेश्चन अभी करिए।
बोर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 576। तो इसको 576 से डिवाइड कर देंगे। तो दोनों तरफ 576 से डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन 36 इसको कंपेयर कर देंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 36 और बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 64 और सी स्क्वायर इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल, तो 36 प्लस 64 100 हो जाएगा। तो सी की वैल्यू आ जाएगी 10। अब देखिए क्या क्या पूछा है इसमें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई एंड द वर्टिसेस। तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स होता है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, तो प्लस माइनस सी कॉमन 0, तो प्लस माइनस सी हो जाएगा 10, तो 10 कॉमन 0 ये फोकस। वर्टिसेस, वर्टिसेस भी एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे, प्लस माइनस ए कॉमन 0, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 6, तो प्लस माइनस 6 कॉमन 0, ये इसके वर्टिसेस हो जाएंगे। वर्टिसेस का मतलब है एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस, और यहाँ पे मेजर की जगह ट्रांसवर्स एक्सिस आ जाएगा। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू पूछिए, इसेंट्रिसिटी, तो इसेंट्रिसिटी हो जाएगा सी बाई ए, सी की वैल्यू 10 और ए की वैल्यू 6, तो 5/3 के इक्वल होगा। फिर लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ पूछिए, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो लेटेस्ट रेक्टम होता है ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए, तो बी स्क्वायर इज 64 एंड ए इज 6, तो 2 से 6 कट जाएगा तो 64/3 यूनिट्स आ जाएगा। आज सेकंड राउंड में यानी कि 40 मिनट के बाद मैं वो करवा देता हूँ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो जरूर आइएगा, जो नहीं आएगा उसका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री छूट जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 मैच करेगा अपनी सॉल्यूशन से। वर्टिसेस दिए हुए हैं, वर्टिसेस प्लस माइनस 7,0, वर्टिसेस होता है प्लस माइनस a, 0, तो a 7 हो जाएगा। और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू दी हुई है, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 4/3, तो इसेंट्रिसिटी होता है c बाई a, तो c की वैल्यू हो जाएगी 4/3a, तो c हो गया 28/3, तो a और c की वैल्यू आ गई। तो जो सी स्क्वायर है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, तो बी स्क्वायर हो गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 28/3 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 7 स्क्वायर, तो इसको 28 को लिख देंगे 4 इंटू 7/3 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, तो इसमें 7 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 7 स्क्वायर इसमें भी है इसमें भी है, तो ये 4/3 का स्क्वायर बचेगा और इधर से 1 बचेगा,
16/9 माइनस 1 यानी कि 7 स्क्वायर इंटू 16 माइनस 9 7/9 तो 343/9 ये सी स्क्वायर की वैल्यू C² लिख दिया। सर वो बी स्क्वायर आएगा। तो ए और बी दोनों मिल गए। अब उससे पूछा है कि इलिप्स की इक्वेशन बताइए, हाइपरबोला की इक्वेशन बताइए। तो हाइपरबोला की इक्वेशन बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस पे बनेगा या वाई एक्सिस पे। तो इसके जो वर्टिसेस है वो एक्स एक्सिस पे है, तो जो हाइपरबोला है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 7 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 343/9 तो एक्स स्क्वायर अपॉन 49 माइनस 9y स्क्वायर अपॉन 343 इज इक्वल टू 1। 343 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 343। ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। ठीक है, तो अब ये पूरी एक्सरसाइज आपको करनी है। एक्सरसाइज 11.4 होमवर्क। मिसलेनियस में हाइपरबोला का कोई क्वेश्चन नहीं, तो बस आपको एक्सरसाइज 11.4 करना है। नेक्स्ट चैप्टर करते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो स्पेस इज डिवाइडेड इन 8 पार्ट। आप स्पेस को 8 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, इन 8 पार्ट बाय x, y and z axis called octants। जैसे x और y एक्सिस एक प्लेन के 4 पार्ट करते हैं और उनको क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। इसी तरह से अगर z एक्सिस और आ जाए तो वो पूरे स्पेस को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा और हर एक पार्ट को ऑक्टेंट बोलेंगे। तो देखिए ये जो एक प्लेन है वो स्पेस के 2 पार्ट करता है। ये जैसे प्लेन है तो इसमें स्पेस के 2 पार्ट करते हैं। एक पार्ट तो इसके ऊपर रहेगा और एक पार्ट इसके नीचे रहेगा। फिर ऊपर वाले पार्ट को आपने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये ऊपर वाला पार्ट 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे। ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हम प्लेन के 4 पार्ट करते हैं तो ये क्वाड्रेंट्स है। अगर इसके 8 पार्ट कर दे, ऊपर 4 और नीचे 4, तो फिर वो ऑक्टेंट्स हो जाएंगे। तो जो फर्स्ट है इसके नीचे आएगा 5th ऑक्टेंट, सेकंड के नीचे आएगा 6th ऑक्टेंट और थर्ड के नीचे आएगा 7th ऑक्टेंट और फोर्थ के नीचे आएगा 8th ऑक्टेंट। तो कुल मिला के 8 ऑक्टेंट हो जाएंगे। ये पहले वाला ऑक्टेंट होगा। देखिए ये मैं एक ऑक्टेंट बना रहा हूँ, ये फर्स्ट ऑक्टेंट है, ये इंफिनिटी तक जाता है और ऐसे ऐसे इसमें 8 पार्ट हो जाएंगे, 1 2 3 4 और 4 इसके नीचे। तो ये वाला जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस, ये जो एक्सिस है ये वाई एक्सिस। एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, ये आपको पता है। ये एक और एक्सिस आ गया जेड एक्सिस और जेड के नीचे आ जाएगा माइनस जेड एक्सिस। ऐसे ये माइनस एक्स हो जाएगा और ये वाला जो एक्सिस है ये माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कोऑर्डिनेट्स कैसे बनते हैं वो कोऑर्डिनेट्स देख लीजिए। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 ऑक्टेंट है।
और इसके नीचे है 5th, 6th, 7th और 8th, ये 8 ऑक्टेंट्स हो गए। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, देखिए बेटा फर्स्ट में जैसा रहेगा पॉजिटिव पॉजिटिव, वैसे ही फिफ्थ में भी रहेगा। जब आप ऊपर चलते हैं तो Z पॉजिटिव होता है और फर्स्ट के नीचे जाएंगे तो Z नेगेटिव हो जाएगा। तो ऊपर वाले ऑक्टेंट में और नीचे वाले ऑक्टेंट में सिर्फ Z कोऑर्डिनेट का फर्क रहेगा। ऊपर जो ऑक्टेंट्स है उसमें Z पॉजिटिव होगा और इस प्लेन के नीचे जो ऑक्टेंट्स रहेंगे 4, उसमें Z नेगेटिव रहेगा। एक्स वाई दोनों में सेम रहेगा, क्योंकि ऊपर जाने में और नीचे जाने में सिर्फ Z कोऑर्डिनेट चेंज होगा, एक्स और वाई नहीं। तो देखिए सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, ऊपर Z पॉजिटिव नीचे Z नेगेटिव। थर्ड में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, तो इसके नीचे सेवंथ में भी एक्स और वाई दोनों नेगेटिव। फिर ऊपर Z पॉजिटिव और नीचे Z नेगेटिव। फिर फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो एट्थ में भी एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। ऊपर Z पॉजिटिव और नीचे Z नेगेटिव। तो इस तरह से ये साइंस हो गए अलग अलग ऑक्टेंट्स के। इसमें एक क्वेश्चन देखिए, इस तरह का क्वेश्चन बनता है कि 3, 4, -3 लाइज इन विच ऑक्टेंट। कौन से ऑक्टेंट में लाई करता है? तो इसको देखने का तरीका है कि पहले एक्स वाई को देखें। एक्स वाई पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। तो अगर दोनों पॉजिटिव है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। दोनों पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हमें Z नेगेटिव है तो फर्स्ट के नीचे जाना है। फर्स्ट के नीचे कौन सा ऑक्टेंट आ गया? फिफ्थ। तो इसलिए ये कौन से ऑक्टेंट में आएगा? फिफ्थ ऑक्टेंट में आएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए स्पेस के अंदर कोई पॉइंट है P, x, y, z। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस। तो आप देखिए कि ओरिजिन से हम इस वाले पॉइंट तक कैसे पहुंचेंगे। जैसे ये ओरिजिन है तो इस वाले पॉइंट तक कैसे पहुंचेंगे? x एक्सिस के डायरेक्शन में x डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, y एक्सिस के डायरेक्शन में y डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे और z एक्सिस के डायरेक्शन में z डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो इसमें जैसे प्लेन के अंदर दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, y, उसमें x एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस होती है और y एक्सिस के ऊपर। ऐसे इसमें हाइट आ जाएगी। अगर आप x, y, z चलेंगे तो x एक्सिस के पैरेलल x डिस्टेंस, y एक्सिस के पैरेलल y डिस्टेंस और z एक्सिस के पैरेलल z डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तब इस वाले पॉइंट पे पहुंचेंगे। तो बस एक कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा हो जाता है, बाकी सब कुछ पहले की तरह। अब इसमें आपको दो चीजें जानने की जरूरत है। डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस। तो x एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, y एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी और z एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी। तो x एक्सिस ये है, ये वाला जो है वो x एक्सिस है। ये आपको दिख रहा है, ये प्लेन दिख रहा है।
तो P पॉइंट से जब आप इस वाले पॉइंट तक जाएंगे तो कितनी डिस्टेंस आपको ट्रेवल करनी पड़ेगी। तो ये देखो, ये वाला जो प्लेन है, ये जो फ्रंट वाला जो प्लेन है उसका डायगोनल है, ये z डिस्टेंस है, ये y डिस्टेंस है। तो x एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरह से y एक्सिस से डिस्टेंस, अगर आप y एक्सिस से इसकी डिस्टेंस निकालोगे तो ये वाली डिस्टेंस आएगी, ये इस वाले प्लेन का डायगोनल है, ये z और ये x, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और z एक्सिस से डिस्टेंस, ये z एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगी ये वाली डिस्टेंस, ये हो जाएगी x और ये हो जाएगी y, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट की एक्सिस से क्या डिस्टेंस होती है उसमें वो वाला कोऑर्डिनेट नहीं आएगा। जैसे x एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है तो अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, y एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, फ्रॉम वाई जेड प्लेन और फ्रॉम जेड एक्स प्लेन, डिस्टेंस ऑफ P तो ये जो P पॉइंट है एक्स वाई जेड, उसकी एक्स वाई प्लेन से कितनी डिस्टेंस होगी, वाई जेड प्लेन से कितनी डिस्टेंस होगी और जेड एक्स प्लेन से कितनी डिस्टेंस होगी। तो देखिए एक्स वाई प्लेन ये वाला प्लेन है, अगर यहाँ से एक्स वाई प्लेन की डिस्टेंस निकालोगे तो जेड कोऑर्डिनेट के इक्वल आएगा, वाई जेड प्लेन से एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल और जेड एक्स प्लेन से वाई कोऑर्डिनेट के बराबर डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप याद रखेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एग्जांपल देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस की डायरेक्शंस आपको दी हुई है। यहाँ पे क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड बना हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 8, -3, 7। ये एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और आपको बताना है, एक तो ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं कितने होंगे, एच पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं कितने होंगे और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। आपको साइड्स दी हुई है, जैसे ये वाली जो साइड है डी से सी तक की, ये 3 यूनिट्स है, ये 4 यूनिट्स है, ये वाली जो हाइट है ये 4 यूनिट्स और ये 2 यूनिट्स, ये 2 यूनिट्स। तो डी से लेके सी तक की डिस्टेंस 3 यूनिट्स है, डी से लेके जी तक की डिस्टेंस 4 यूनिट्स और डी से लेके ए तक की जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट्स है। तो आपको इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एच के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है, तो देखिए जरा, आप अगर एफ से ई की तरफ चलेंगे, एफ से ई की तरफ अगर आप चलोगे तो आप एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में चलोगे, उससे वाई और जेड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप जब एक्स एक्सिस के पैरेलल चलोगे तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, अगर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में चलोगे तो राइज यानी कि बढ़ेगा एक्स कोऑर्डिनेट और इसके ऑपोजिट चलोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट घटेगा। तो आप जब एफ से ई की तरफ चलोगे तो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, 2 यूनिट्स। तो ई के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वाई और जेड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम सिर्फ एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में चल रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो ये 8 यूनिट और 2 यूनिट, ये हो जाएगा 10 यूनिट। ये ई के कोऑर्डिनेट्स हो गए, ई के कोऑर्डिनेट्स हो गए 10, -3, 7। अब ई से एच की तरफ चले,
जब हम ई से एच की तरफ चलेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट के पैरेलल चलेंगे, यानी कि एक्स और जेड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स और जेड सेम रहेंगे। वाई कोऑर्डिनेट, हम वाई की नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, वाई के ऑपोजिट चल रहे हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट डिक्रीज होगा। यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट है -3 और 3 यूनिट ऐसे चलेंगे तो 3 यूनिट कम हो जाएगी और ये हो जाएगा -6। -3 में से 3 यूनिट्स माइनस करेंगे तो -6 हो जाएगा। फिर एच से ए की तरफ चलिए, एच से ए की तरफ, तो किसके पैरेलल चलेंगे? जेड एक्सिस के पैरेलल चलेंगे, नीचे की तरफ, तो एक्स और वाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जेड एक्सिस में 4 यूनिट नीचे आएंगे तो 7 - 4, ये 3 यूनिट बचेगा। तो इसमें आपको बस ये सीखना है कि जब आप एक्स एक्सिस के पैरेलल चलोगे तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, वाई और जेड कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चल रहे हो तो एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज करेगा, और अगर उसके ऑपोजिट चल रहे हो यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ तो एक्स कोऑर्डिनेट डिक्रीज करेगा। ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट के लिए, ऐसे ही जेड कोऑर्डिनेट के लिए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिस्टेंस फॉर्मूला, इधर से 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। ए के कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, z1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2। तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? तो बिल्कुल 10th वाले क्वेश्चन बिल्कुल 10th वाले क्वेश्चन है, बस एक कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा है z। फॉर्मूला भी सेम है, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर प्लस z2 - z1 स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है, बस z कोऑर्डिनेट वाला और आ जाएगा एक्स्ट्रा। अगर आपको x एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट अज्यूम करना है, पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो कैसे अज्यूम करो? उसमें y और z कोऑर्डिनेट 0 हो। अगर आपको y एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट निकालना है तो x और z कोऑर्डिनेट 0 हो। अगर z एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट अज्यूम करना है तो 0, 0, z। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेक्शन फॉर्मूला, ये भी 10th में आपने पढ़ा हुआ है। इसकी 2 टाइप होती है, एक इंटरनल डिवीजन और दूसरा होता है एक्सटर्नल डिवीजन। जैसे सपोज करिए ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इसमें ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1, y1, z1 और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2, y2, z2। इसके बीच में कोई पॉइंट है P, ए से P की डिस्टेंस और बी से P की डिस्टेंस, इसको रेशियो दिया हुआ है m:n, ये m:n का रेशियो, और P के कोऑर्डिनेट्स है x, y, z। ये P के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना है। तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? इस वाले रेशियो को इसके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करें, इस वाले रेशियो को इसके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करें और फिर रेशियो के सम से इसको डिवाइड करें। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट आपको निकालना है m/2 प्लस n/1 डिवाइडेड बाई m प्लस, और ऐसे ही z कोऑर्डिनेट mz2
प्लस NZ1 डिवाइडेड बाय M प्लस। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन में ये जो पॉइंट होता है, ये जैसे A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, जो P पॉइंट है वो इसके अंदर नहीं होगा, वो इसके एक्सटेंशन पे लाई करेगा। ये P पॉइंट है, तो इसमें जो AP और BP की डिस्टेंस है वो है, इस वाली जो डिस्टेंस है इसमें, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? इसमें जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो mx2 माइनस nx1 हो जाएगा। तो जो n इस तरफ था जब उस तरफ जाएगा ये n हो जाएगा, तो इसको हम माइनस n लिखेंगे। तो n के बस आपको माइनस n लिखना है, y हो जाएगा m/2 n/1 बाई माइनस n, और z हो जाएगा mz2 तो इंटरनल डिवीजन के लिए ये फॉर्मूला लगाना है, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए ये फॉर्मूला लगाना है। ए के ये वाले कोऑर्डिनेट्स हैं, बी के ये वाले कोऑर्डिनेट्स हैं ये, और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड है। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। When ratio is not known, अगर रेशियो नहीं पता है तो टेक इट एज k:1 in place of m:n। तो m:n की जगह k:1 लेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल k को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर k की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब है कि जो डिवीजन है वो इंटरनल है। तो पॉजिटिव k इंटरनल डिवीजन को सिग्निफाई करता है, और नेगेटिव k ये एक्सटर्नल डिवीजन को सिग्निफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल k की वैल्यू अगर -3:5 आती है तो इसका मतलब है डिवीजन इज 3:5 एक्सटर्नली। ये पूरे चैप्टर की थ्योरी खत्म हो गई बेटा, अब आपको चैप्टर नंबर 12 करना है। ठीक है, इसमें सब कुछ 10th जैसा है, नया कुछ नहीं है, बस ऑक्टेंट का एक कॉन्सेप्ट नया है, बाकी सब कुछ आपने 10th में पढ़ा हुआ है। तो अब चैप्टर नंबर 12 के सारे एग्जांपल्स और क्वेश्चंस करने हैं। सैटरडे आज है, संडे की आपकी छुट्टी है स्कूल की, तो कल में ये सारा काम आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 12 पूरा होमवर्क है बेटा नेक्स्ट क्लास के लिए। जो भी डाउट्स होंगे उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।